निशा के साथ उसकी मुलाकात तकरीबन 3.5 माह पहले हुई थी। वो अपनी माँ को भूला नहीं था, क्योंकि उसके बाप ने कभी उसकी माँ की यादों से उसे अलग नहीं किया था, और ना ही उसका बाप खुद कभी ज़ैनब की यादों से अलग हुआ था। वो आज भी ज़ैनब से मोहब्बत करता था, और इसकी एक मिसाल तो ये थी कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी ज़ैनब कभी उसके दिल में ज़ैनब का मकाम हासिल नहीं कर पाई थी। आज भी जब वो मोहब्बत का जिक्र करता था तो उसके लिबों पर ज़ैनब का नाम आता था, क्योंकि ज़ैनब मोहब्बत के काबिल थी। उसका बाप उसे मोहब्बत कहकर पुकारता था। ज़ैन ने बहुत गलत काम किए थे। उसने एक खानदान को तबाह कर दिया था, एक शख्स को तबाह कर दिया था, ज़ैनब को मार दिया था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो कभी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाई थी जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी। उसने अपने शौहर को खुद से दूर कर दिया, अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया, लेकिन जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया वो उसे हासिल नहीं कर पाई थी। और इससे बड़ी भला उसकी और क्या नाकामयाबी हो सकती थी। इस इंसान की मोहब्बत के लिए वो आज भी तड़प रही थी। पहले दौलत के लालच ने उसे अंधा कर दिया था, और फिर अंधी मोहब्बत ने उसे बर्बाद कर दिया। शायद लाहासिल चीजों के पीछे भागने का यही अंजाम होता है। वो आज भी तन्हा थी, बिल्कुल पहले दिन की तरह का लालच और खुदगर्जी उसे तन्हा कर गई थी। लेकिन उसे एहसास आज भी ना था। 3 माह पहले निशा उसके कॉलेज में एडमिशन ले रही थी। जब उसकी उससे मुलाकात हुई थी, वो पहली नजर में तो उसे देखते ही हैरान रह गया था, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू उसकी माँ से मिलती थी, और ये बात उसने पहले ही दिन उसे बता दी थी। वो खुद हैरान रह गई थी उसकी माँ की तस्वीरें देखते हुए। यहाँ तक कि उसने ये बात अपने खानदान में भी फैला दी थी कि किसी की शक्ल उससे इतनी मिलती है। ये महज एक इत्तेफाक ही था, वरना निशा के साथ उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। निशा का बाप तुर्की से था और माँ पाकिस्तान से, और उन्हें यहाँ शिफ्ट हुए बहुत कम वक्त हुआ था। निशा को देखते ही वो फैसला कर चुका था कि वो इस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करेगा, क्योंकि वो सिर्फ शक्ल से ही उसकी माँ से नहीं मिलती थी, बल्कि उसकी बात करने का अंदाज, छोटी छोटी चीजों पर खुश होना, अखलाक, तरबियत, सब कुछ उसे उसकी माँ की याद दिलाता था। और उसे यकीन था जिस तरह उसकी माँ उसके बाप के लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर थी, बिल्कुल उसी तरह वो उसके लिए एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी। उसने बहुत सादगी से उसे प्रपोज किया था, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद दानियाल ने उससे कुछ भी छुपाया नहीं था। उसकी माँ के साथ क्या हुआ, और इस जैन ने उसके साथ क्या किया, उसे सब कुछ बताया था। और ये भी बताया था कि वो इस औरत को पागल कर देना चाहता है, जिसमें उसे उसकी मदद दरकार है, और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी थी। और उसने वादा किया था कि जैसे ही वो इस औरत का दोगला चेहरा अपने बाप के सामने ले आएगा, वो उसी दिन उससे निकाह कर लेगा। और वो उसके वादे पर एतबार करती थी। बहुत बहुत मुबारक हो वारिक साहब, आपकी मिसेज माँ बनने वाली हैं, और आप बाबा बनने वाले हैं। इनका बहुत ख्याल रखें, ये बहुत कमजोर हैं, और कोशिश करें कि इन्हें किसी चीज की टेंशन ना हो। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली। तो वो पहले डॉक्टर को और फिर उसे देखने लगा, जो सर झुकाए मुस्कुराने में मशगूल थी, जबकि उसका हाथ अपने आप ही मुंह में आ गया। वो दांतों से नाखून कतरने में मशगूल थी, जब वो उसके हाथ थामकर उसे अपने तरफ करता, बेयकीनी से देख रहा था। तो इन चक्करों के पीछे की वजह ये थी मिसेस। वो वापस घर जा रहे थे, जब गाड़ी में बैठते हुए उसे एक फिर से चक्कर आया। इस दफा वारिक ने बिल्कुल भी देर ना करते हुए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। वो ना करती रह गई, जबकि वो उसे हॉस्पिटल लाकर उसका मुकम्मल चेकअप करवा रहा था, जिसके बाद ये खुशखबरी मिली थी। वारिक, इस तरह से ना देखे, मुझे शर्म आ रही है। अपने आप को उसकी नजरों के हिसार में महसूस करते हुए उसके चेहरे को पीछे करती अपना चेहरा अपने हाथ में छुपा चुकी थी, जबकि डॉक्टर भी उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। अल्लाह आपको यूं ही खुशो आबाद रखे। लेकिन मेरी बातें जरा गौर से सुनिएगा। अब आपको शर्म से ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी मिसेज वारिक, क्योंकि आपका बेबी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। मैं आपको कुछ डाइट्स लिख कर देती हूँ, आप उन्हें फॉलो करें, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी।
जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका बेबी अभी से ही कमजोर है। आपकी जरा सी बेहतियाती आपको किसी बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। डॉक्टर ने बिल्कुल सीरियस अंदाज में उनकी तरफ देखते हुए कहा था, जबकि वो दोनों ही डॉक्टर की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। जी डॉक्टर, आप बताएं कि हमें क्या क्या एहतियात करनी पड़ेगी। हम अभी से ही पूरी एहतियात करेंगे। और डाइट की तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरी अम्मा है ना इसकी डाइट का ख्याल रखने के लिए। आप बस बताएं कि हमें क्या क्या करना है। वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए कह रहा था, जबकि डॉक्टर पेपर्स पर कुछ मेडिसिन्स और एहतियात लिखकर बता रही थी, ताकि उन्हें आगे जाकर कोई मसला ना हो। आप इनका ख्याल रखें और हर वीक इनका चेकअप करवाने के लिए मेरे पास लाते रहिएगा। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। वो पेपर उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। तो वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से निकले थे, जबकि वारिक को तो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था, ताकि सबको ये खुशखबरी सुना सके। वो तो अभी से ही अपने बेबी को अपने हाथों में लेने के लिए बेचैन हो गया था, जबकि मायरा शर्माए जा रही थी, और उसका ये शर्माया शर्माया स्वरूप तो वारिक के दिल में उतर रहा था। उसे शर्माते हुए अपने साथ चलते देख उसने उसके गिर्द अपना हिसार बनाकर उसे जोर से अपने सीने में भींचा। आई लव यू मेरी जंगली बिल्ली। वो उसके लबों को शिद्दत से चूमते हुए बोला तो वो एक बार फिर से सर झुकाकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। वो आज भी घर पर बिल्कुल तन्हा थी। उसका इरादा कहीं बाहर जाने का था, लेकिन तबीयत इतनी बेजार हो गई थी कि कहीं बाहर जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। और ऊपर से उसके पास उसका मोबाइल फोन भी नहीं था, और ना ही क्रेडिट कार्ड था कि वो शॉपिंग के लिए ही निकल जाती। उसका इरादा इरफान से कहकर क्रेडिट कार्ड का इंतजाम करने का था, लेकिन ऐसा भी शायद नहीं हो सकता था, क्योंकि दानियाल ने हर चीज का इंतजाम किया हुआ था। यहाँ तक कि इस घर में उसके कपड़े तक नहीं थे। वो बड़ी मुश्किल से दानियाल के लाए 3 जोड़ों में गुजारा कर रही थी। एक तो वो इस तरह के कपड़े पहनती नहीं थी। दूसरा, दानियाल ने कहा था कि घर में हर चीज जल चुकी है, यहाँ तक कि उसके क्रेडिट कार्ड्स और बैंक के कागजात के साथ साथ उसका शनाख्ती कार्ड भी। वो बैंक से भी पैसे नहीं निकलवा सकती थी। इस वक्त उसे गुजारा करना होगा। उसने जिंदगी में पहले कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। आज तंग आकर वो घर के दरवाजे तक आई थी, लेकिन दरवाजा खोलने की कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि बाहर से दरवाजा लॉक था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दानियाल कहीं जाता था तो उसे लॉक करके जाता था। यहाँ अकेले घर में उसका दिल चाहा कि वो दीवारों के साथ सर मारे। उसने तंग आकर टीवी लॉन्च में कदम रखते हुए टीवी ऑन किया, लेकिन हर दफा की तरह उसे यहाँ भी वापस वही दानियाल के बचपन वाली फिल्म देखने को मिली। उसने चैनल हटाकर दूसरा चैनल लगाना चाहा, लेकिन वहां पर भी यही फिल्म चल रही थी। वो चैनल चेंज करती गई, लेकिन बार बार वही चेहरे उसके सामने आ रहे थे। तंग आकर उसने रिमोट फेंक कर तोड़ दिया और टीवी का प्लग निकालते हुए अंदर कमरे की तरफ चली गई। अभी उसे बेड पर बैठे एक लम्हा ही हुआ था जब उसे बाहर से टीवी ऑन होने की आवाज आई। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो जल्दी से बाहर निकली थी। टीवी ऑन था और लॉन में बिल्कुल अंधेरा। वो उसे दानियाल का मजाक समझते हुए टीवी ऑफ करते हुए वापस अंदर कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही वो बेड पर बैठी, फिर से वही हुआ। दानियाल, तुम्हें लगता है कि इस तरह का मजाक करके तुम कुछ हासिल कर पाओगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाहर निकलो। वो बेहद गुस्से से चिल्लाते हुए बाहर आई थी, लेकिन इस दफा भी उसे दानियाल या किसी और वजूद का साया भी ना मिला। उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो कभी दरवाजे पर, कभी दूसरे कमरे पर, कभी बालकनी में चिल्ला चिल्ला के दानियाल को आवाजें दे रही थी, क्योंकि उसे यकीन था ये सब कुछ करने वाला दानियाल ही है। वो बेहद गुस्से में थी जब उसने अपने कमरे की लाइट कभी ऑन कभी ऑफ होते नोट की। वो जल्दी से कमरे की तरफ आई थी, जब देखा कि वहां जैनब के कपड़ों में एक लड़की खड़ी है। बल्कि नहीं, वो तो जैनब ही थी। क्या हुआ जैन? डर गई क्या? वो कहा लगाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, जबकि जैन अपनी ही आंखों के सामने जैनब को जिंदा देखकर होशो हवास से बेगाना हो गई थी। निशा ने थोड़ी देर वहीं रुककर नोट किया था कि वो बिल्कुल होशो हवास से बेगाना है।
या वो सिर्फ ड्रामा कर रही है? क्योंकि दानियाल के मुताबिक वो एक ड्रामा क्वीन थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके पास आई थी और उसके बेहोश होने का यकीन करके अपनी कामयाब अदाकारी पर खुश होते हुए एक मासूम सा कहा लगाती तेजी से बाहर निकली और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। वो दोनों बहुत खुशी खुशी घर में दाखिल हुए थे, बल्कि उसकी खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। वो तो बस ऐलान करना चाहता था कि वो बाप बनने वाला है, जबकि मायरा बस खामोशी से नजरें झुकाए मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसके साथ अंदर आई थी। लो इब्राहिम साहब, आ गया वारिक। लाओ भाई, मिठाई का डिब्बा किधर है? इधर लाओ। अम्मा खुश होते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए मिठाई उठा उसके मुंह में डाल चुकी थी, जबकि थोड़ा सा टुकड़ा उन्होंने मायरा के मुंह में भी डाला था। बहुत बहुत मुबारक हो, घर में खुशखबरी आने वाली है। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली थी, जबकि वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनसे पहले ये खबर घर पे कैसे पहुंच गई थी? बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा। आपको भी। और आपको ये बात कैसे पता चली? हम तो अभी हॉस्पिटल से आए हैं। वो मायरा का हाथ थामे उसे अंदर ले आया था, जबकि अम्मा भी खुशी से उनके साथ चलते हुए तनावुश के पास आकर बैठी थी। जब तनावुश वहीं बैठे शर्माए जा रही थी और ताशफीन उससे बातें कर रहा था। बेबी का नाम मैं रखूंगा। आखिर मैं सबसे छोटा वाला मामू हूँ। छोटू लड़ रहा था, जबकि अहमद भी नाम सोच रहा था। दोनों में अच्छी खासी जंग छिड़ी हुई थी। मामू नहीं छोटू, चाचू। तुम चाचू लगोगे ना बेबी के। वारिक ने उसकी बात की दुरुस्ती की थी, जब उसने मुंह बनाकर नफी में सर हिलाया। मुझे इन गंदे वाले भैया का भाई नहीं बनना। मैं तो तनाशो आपी का ही भाई बनूंगा, और इनका बेबी मेरा भांजा। वो खुशी से बता रहा था, जबकि असल झटका तो मायरा और वारिक को अब लगा था। क्या तनावुश भी? मायरा तो खुशी से चीख उठी थी, जबकि सब हैरत से उसे देखने लगे। तनावुश भी से तुम्हारी क्या मुराद है? तनावुश ही तो प्रेग्नेंट है। ताशफीन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो फिर से नजरें झुका गई। जी नहीं जनाब, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं भी बाबा बनने वाला हूँ। और मैं तो इसी बारे में बात कर रहा था कि हम अभी हॉस्पिटल से आए हैं। वो अम्मा की तरफ देखते हुए बोला तो अम्मा की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उनके घर दो दो खुशियां एक साथ आई थी। उन्होंने उठकर मायरा को अपने साथ लगाते हुए उसके माथे को चूमा था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो तेरी एक करम नवाजी पर शुक्र करते नहीं थक रही थी। वो मायरा को अपने साथ लगाती खुदा से मुखातब थी। चलो बेगम, ऐसी बातों पर इमोशनल नहीं होते, खुशियां मनाते हैं। और तैयब बेटा, तुम एक नहीं, 2 बकरों का ऑर्डर दो। हम 2 बकरे सदका देंगे। बाबा ने फौरन से मुलाजिम को कहा था, जो बकरे के लिए ऑर्डर देने जा रहा था, जबकि तनावुश मायरा की फाइल देख रही थी कि शायद उसे फाइल पर कहीं से अपने भाई का बच्चा नजर आ जाए। डॉक्टर ने कहा है कि मायरा को किसी बात की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसका बेबी कमजोर है और हमें इसका बहुत ख्याल रखना है, खासकर इसकी डाइट का। वो अम्मा की तरफ देखते हुए बोल रहा था, हाँ तो कमजोर कैसे नहीं होगा? ये कुछ खाती पीती है, बस इसको ना अपनी बॉडी परफेक्ट रखनी है। इसकी बॉडी को तो मैं परफेक्ट करूंगी। अम्मा ने गुस्से से उसे घूरा था, जबकि वो समझ गई थी कि अभी से बहू से ज्यादा पोता पोती उनके लिए अहम हो गए हैं। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। घर में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ, मैं कुछ दिन के लिए घर चली जाती हूँ। खाला जो कब से खुद को इग्नोर होने पर कुलस रही थी आखिरकार बोली पड़ी। नहीं नहीं आपा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल कल कुछ लोग आ रहे हैं सदफ को देखने के लिए। बहुत अच्छा रिश्ता है, हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं। वो उनका तल्लुक मलेशिया से है, काफी अमीर घराना है। शादी के बाद वो उसे अपने साथ मलेशिया ही ले जाएगा। तस्वीर दिखाई थी उन्हें, काफी पसंद आई है हमारी सदफ। और माशा अल्लाह से हमारी सदफ है भी तो इस काबिल। आप उन लोगों से मिल लीजिएगा। अगर रिश्ता मुनासिब लगे तो हम अपनी सदफ के भी हाथ पीले कर देंगे। इब्राहिम साहब ने मुस्कुराकर सदफ के सर पे हाथ रखा था, जबकि खाला ने तो मजीद कोई बात सुनी ही ना थी। बस इतना ही सुना था कि बहुत अमीर घराना है और लड़के का तल्लुक मलेशिया से है।
बस और कुछ सुनना था ही नहीं। उनके लिए इतना ही काफी था। माय प्रिंसेस, माय लव, माय जान, बाबा मिस यू, जल्दी आओ। वो उसके पेट पर अपने लब रखते हुए अपनी ही बोले जा रहा था, जबकि तनावुश कब से खामोशी से उसे सुन रही थी। कुछ ज्यादा यकीन नहीं है कि अंदर प्रिंसेस ही बैठी है। प्रिंस भी तो हो सकता है ना। अंदाज लड़ाकू था। बीच में मत बोलो, नजर नहीं आ रहा। एक बाप अपनी बेटी से बातें कर रहा है। मुझे इस तरह की डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ी देर में तुम्हारा वक्त आएगा तो तुमसे बातें करूंगा। फिलहाल मुझे मेरी बेटी से बातें करने दो। वो बीच में इस मुदाखलत पर काफी गुस्सा हुआ था। ताशफीन, आपके टेक्स्ट बुक नहीं हो सके आज। वो पता नहीं क्यों उसे याद करवा गई थी, जबकि वो एक नजर उसके चेहरे को देखता दरवाजे पर होने वाली दस्तक की तरफ मुतवज्जे हुआ था। बेटा, मैं ये दूध लेकर आई थी। इसके लिए ये दूध बहुत अच्छा है। वो अंदर दाखिल होते हुए उससे कहने लगी थी, जबकि ताशफीन ने एक नजर गिलास को और फिर तनावुश के बने हुए मुंह को देखा था। ये तो दूध नहीं पीती, और कोई चांसेस भी नहीं है इसके दूध पीने के। वो परेशानी से कहने लगा था। इसकी माँ भी नहीं पीती थी, उसे भी डंडे के जोर पर पिलाती थी। इसे भी पिला लूंगी, तुम फिक्र मत करो, पियो इसे तनाशो। अम्मा ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा तो तनावुश ने फौरन गिलास थाम लिया था। गुस्सा क्यों कर रही हैं? पी तो रही हूँ। वो मुंह बनाती गिलास लबों से लगा गई थी, जबकि उसकी हालत पर ताशफीन की हंसी निकल गई। रोज सोने से पहले एक गिलास दूध का पीना है, और एक जागकर। बाकी कल से जो जो चीज बच्चे के लिए अच्छी होगी तो वही खाएगी। खबरदार जो इधर उधर चीजों पर मुंह मारा। अम्मा उससे कह रही थी। ताई अम्मी, मैं सुबह दूध का गिलास नहीं पी सकती। सारा दिन बुरा गुजरेगा। वो बहुत मिस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली थी। क्या कहा तूने? अम्मा जो बाहर जाने लगी थी, गुस्से से उसकी तरफ मुड़कर देखा। मैं कह रही हूँ मैं पी लूंगी। जोर, सुबह शाम। वो जल्दी से गिलास मुंह से लगाते हुए गटागट एक ही सांस में पीती, गिलास उन्हें वापस करने लगी थी, जबकि वो हाँ में सर हिलाती कमरे से निकल गई। और उनको जाने के बाद ताशफीन के ना रुकने वाले कहा कहे शुरू हुए थे। क्या है? बहुत हंसी आ रही है आपको? हम वापस कब जा रहे हैं? मुझे नहीं रहना यहाँ। ताई अम्मी मुझे दूध पिला पिलाकर इतना मोटा कर देंगी। वो उसके सीने पे हाथ रखते हुए उसे समझा रही थी, जबकि ताशफीन नफी में सर हिलाता उसके गिर्द बाहों का हिसार बनाते हुए लाइट ऑफ करता आंखें बंद कर गया। मतलब वो सोना चाहता है, और वो उसके इस तरह से सोने पर खामोशी से आंखें बंद कर गई। एक हफ्ता हो गया था उसे यहाँ आते हुए। कहने को तो यही कुछ फासले पर उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, और इस तरफ उसने कभी रुक करके देखा नहीं था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो ना सिर्फ इस मस्जिद में आ रहा था बल्कि तड़प तड़प कर रो रो कर सजदों में अल्लाह से माफी मांग रहा था। आज मौलाना साहब उसे देखते हुए उसके पास आकर बैठ गए। सब लोग जा चुके थे, सिर्फ वही था जो सजदों में गिरा रोए जा रहा था। वो नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो मौलाना साहब ने उसके कंधे पे हाथ रखा। क्या बात है जनाब, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? खैरियत तो है? ऐसा लगता है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो जिसके लिए रब के हुजूर माफी मांग रहे हैं। मौलाना साहब काफी मुतजस्सिस लग रहे थे। वो दुआ मांगकर अपने आंसू साफ करते हुए उनकी तरफ रुख करके बैठ गया, जैसे अब अगर उसने अपना मसला यहाँ बयान ना किया तो उसका दिल फट जाएगा। गुनाहगार हूँ मौलाना साहब, बहुत गुनाह किए हैं। थक गया हूँ गुनाह करते करते। अब जिंदगी ने दगा दे दिया है। जिंदगी के आखिरी दिनों में खुदा याद आ रहा है, और अपने गुनाह भी। आज कहने को सब कुछ है, दौलत, पैसा, शोहरत। अगर कुछ नहीं है तो रिश्ते नाते अपने। बिल्कुल तन्हा रह गया हूँ, किसी का सहारा नहीं। मोहब्बत की थी जवानी में, वो नसीब में नहीं थी, तो दूसरी दफा कभी सोचा ही नहीं किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने का। ना औलाद है, ना बुढ़ापे का कोई सहारा। बेसरा, बेसहारा हूँ। रब से माफी मांगता हूँ अपने गुनाहों की। मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास जिंदगी का ज्यादा वक्त नहीं बचा। जिंदगी खत्म हो रही है। कभी भी सांसें जिस्म से अलग हो सकती हैं। समझ नहीं आ रहा इस थोड़े से वक्त का क्या करूं।
या फिर इस पैसे का क्या करूं जो सारी जिंदगी लोगों को दुख दर्द देकर कमाया है? कहाँ जाऊं? पता है तो सिर्फ इतना कि जिंदगी खत्म होने वाली है और मौत के बाद वो सख्त इम्तिहान लेगा। सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, अब जब मौत करीब है तो अपना एक एक गुनाह याद आ गया है। समझ नहीं आ रहा माफी के काबिल हूँ भी या नहीं, खुदा से माफी मिलेगी भी या नहीं। वो रोते हुए मौलाना की तरफ देख रहा था। वो तो खुदा है, माफ कर ही देगा, लेकिन खुदा से पहले उन लोगों से माफी मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों का दिल दुखाने वालों को कभी माफ नहीं करता। और तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुमने बहुत गुनाह किए हैं। अल्लाह ने वक्त दिया है, माफी मांग लो। खुशकिस्मत हो जो मौत से पहले ये मौका मिल रहा है, वरना ऐसे मौके भी कहाँ मिलते हैं इंसानों को। जाओ, जाकर अपने गुनाह की माफी मांगो, इससे पहले कि देर हो जाए। ये जो वक्त बचा है, हो सकता है इसीलिए बचा हो। वो उसे समझाते हुए उठकर खड़े हो गए थे, जबकि वो उन्हें देख रहा था। किस किस गुनाह की माफी मांगे? गुनाह लातादाद थे और वक्त कम था। बस वो इसी सोच के साथ एक बार फिर से सजदे में गिर गया। उसकी आंख खुली तो वो शीशे के सामने खड़ी अपने आप को हर एंगल से देख रही थी। वारिक ने तकिया साइड पे रखते हुए अपने आप को रिलैक्स अंदाज में तकिए पर गिराया, और अब वो उसे पूरी तफसील से सर से पैर तक देख रहा था। डार्लिंग, दूसरे महीने में लड़की कभी मोटी नहीं होती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी अम्मा है ना, वो तुम्हें खिला पिलाकर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगी। वो बड़े मजे से उसे देखते हुए बोल रहा था। वारिक, मैंने देखा है कि प्रेग्नेंट लेडीज तो इतनी ज्यादा मोटी हो जाती हैं, तो क्या मैं भी बहुत ज्यादा मोटी हो जाऊंगी? वो शीशे को छोड़कर उसके पास आते हुए बेड पर उसके साथ ही बैठ गई थी। अंदाज ऐसा था जैसे सारे सवालों के जवाब आज ही ले लेगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, हर इंसान का जिस्म दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। अब मुझे क्या पता तुम कितनी मोटी हो जाओगी, लेकिन तुम बिल्कुल गोलमोल सा रसगुल्ला बन जाओ, फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए उसने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया था। रसगुल्ला क्यों, गुलाब जामुन क्यों नहीं? वो उल्टा उससे सवाल करती उसकी मूंछों को ताव दे रही थी। मुझे गुलाब जामुन नहीं पसंद, मुझे तो रसगुल्ला ही चाहिए। वो उसके लबों पर अपने लब रखते हुए शरारत से बोला तो अगले ही लम्हे उठकर उससे दूर हुई थी। आपकी नीयत ही खराब रहती है मुझ पर, हर वक्त मेरे पास आने के बहाने ढूंढते रहते हैं, खासकर सुबह सुबह तो आप में जिन आ जाता है। रोमांटिक जिन कहो बीवी, मेरे जिन की तौहीन करने की जरूरत नहीं। वो घूरकर उल्टा उसे डांटने लगा था। जी जी, वही आपका रोमांटिक जिन, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ नीचे। अम्मा ने कहा था कि जागते ही नीचे आ जाना, क्योंकि उठते ही वो मुझे कुछ खाने के लिए देंगी, जो मेरे बेबी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे से बेबी को भूख लगी है, चलो मामा कुछ खाकर आपको भी कुछ खिलाती हैं। वो उसे चिढ़ाते हुए कमरे से निकल गई थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए तकिया दोबारा सेट करता वापस लेट गया था। इरादा दोबारा से सो जाने का था, क्योंकि जिसे देखने के लिए वो जागा था वो तो जा चुकी थी कमरा छोड़कर। अब उसने जाकर क्या ही कर लेना था। तनावुश, क्या तुम्हारे पेट के अंदर हमारी बेबी गर्ल को गर्मी नहीं लगेगी? वो सुबह जागी तो ताशफीन ने सवाल किया था। वो हैरत से उसे देखने लगी। मतलब उसने सोचा भी था तो क्या सोचा था? जी नहीं, पेट के अंदर एक ऐस बड़ी ही फिट है, वहां उसे कोई गर्मी नहीं लगेगी। उसकी उल्टी सी बात पर उसने उल्टा सा जवाब दिया था। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा, जो तुम इस तरह से जवाब दे रही हो। वो गुस्सा हुआ था। ताशफीन, आपका सवाल भी ना मतलब, हद होती है। बेबी अभी तक है नहीं, सिर्फ होगा। आपने क्या कभी अपनी स्टडीज की बुक में नहीं पढ़ा? एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लग जाते हैं। वो अपनी माँ के पेट के अंदर नशोनुमा पाता है, पेट के अंदर ही उसके छोटे छोटे हाथ पैर बनते हैं, उसमें सांसें आती हैं, और फिर 9 महीने के बाद वो एक छोटा सा प्यारा सा बेबी बनकर दुनिया में आ जाता है। हाँ, ये सब कुछ तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं पूछ रहा था कि मेरी बेटी को अंदर, आपकी बेटी अंदर एकदम फिट है, फुल मौज मस्ती में है, उसे कोई मसला नहीं है,
कोई मसला होगा तो वो आपसे बातें करती है ना, वो आपको बता देगी। वो परसों से सिर्फ उसकी ये बेटी बेटी वाली ही तो गुरदान सुन रही थी। ताशफीन को बेटी चाहिए थी, और हर कीमत पर चाहिए थी। वो तो बेटे का नाम भी नहीं लेने दे रहा था। खैर, जो भी था, बेटी हो या बेटा, वो तो दोनों को ही खुशी से कबूल करने वाली थी। लेकिन ताशफीन ने कहा था कि पहले बेटी, उसके बाद हम बेटे के बारे में सोचेंगे। जबकि वो सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, क्योंकि कब कौन सी बात पर उसका मूड ऑफ हो जाए, उसे पता ही नहीं चलता था। और अब भी उससे बहुत सारी बातें करने के बाद वो उसे नीचे लेकर जा रहा था। परसों से लेकर अब तक उसने वापस न्यूयॉर्क जाने की बात नहीं की थी। शायद वो यहीं रहने का इरादा रखता था जब तक उसका बेबी ना हो जाए। और तब तक तो बहुत सारा वक्त था। मुमकिन था कि वो उसे इस घर वालों की मोहब्बत का यकीन दिला सके। वो इन्हीं सब सोचों में नीचे आई थी जब दरवाजे पर एक मुलाजिम को खड़े देखा। सर, ये लें, आपके टिकट्स कल के हैं। आप दोनों कल न्यूयॉर्क के लिए जा सकते हैं। वो टिकट्स उसे थमाते हुए वापस मुड़ गया था, जबकि उसके चेहरे पर काफी खुशी थी। बाबा वहीं बाहर बैठे उसकी तरफ देख रहे थे, जबकि अम्मा भी परेशान हो गई थी। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी वो यहाँ नहीं रहने वाला था, बल्कि यहाँ से जाने का सोच रहा था। भाई, आपने तो कहा था कि अगर मैं गुस्सा दिखाऊंगी, नाराजगी दिखाऊंगी, यहाँ से ना जाने की जिद करूंगी तो ताशफीन मान जाएंगे। लेकिन ताशफीन तो किसी भी हाल में राजी नहीं है। वो मुझे साफ अल्फाज में कह चुके हैं कि वो यहाँ नहीं रुकना चाहते, और वो यहाँ नहीं रुकेंगे। उनका कहना है कि वो ताया अबू के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते। तो आप ये बताएं ना, मैं क्या करूं? मेरे पाकिस्तान आते ही आपने कहा था कि ताशफीन यहाँ जरूर आएंगे। वो मुझे लेने के लिए आएंगे, और बस यही एक तरीका है ताशफीन को यहाँ इस घर में रखने का कि मैं उनसे नाराजगी का इजहार करूं और उनके साथ वापस ना जाने की जिद करूं। लेकिन मेरी सारी जिद नाकाम हो चुकी है। ताशफीन ने कहा है कि अब मैं मजीद कोई जिद नहीं करूंगी। टिकट्स आ चुकी हैं, कल सुबह की। हमें हर हाल में यहाँ से निकलना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो परेशानी से वारिक के कमरे में आई थी। वो जब से यहाँ आई थी, वारिक ने उसे यकीन दिलाया था कि वो उसके पीछे आएगा, और वो आया था उसे लेने के लिए। वारिक के कहने के मुताबिक वो उससे नाराजगी का इजहार करती रही थी, उसके सामने जिद करती रही थी कि वो नहीं जाएगी। लेकिन अब उसकी नाराजगी और जिद का कोई फायदा नहीं हो रहा था। ताशफीन ने कहा था कि तुम्हें मेरी कसम, अब तुम मजीद कोई जिद नहीं करोगी, और उस कसम पर वो बेबस हो गई थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। ताशफीन ने उसे कसम देकर बांध दिया था। बाबा भी इस मामले में खामोश हो चुके थे। शायद वो भी समझ चुके थे कि ताशफीन उनके पास नहीं रहना चाहता, इसीलिए अब उन्होंने भी मजीद उसे रुकने के लिए नहीं कहा था। शायद वो समझ चुके थे कि ताशफीन के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वो चाहकर भी कभी उससे अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सकते। शायद वो हार गए थे बेटे की नफरत के सामने। वो उनकी तरफ देखता तक नहीं था। वो उससे बात करने की कोशिश करते तो वो उनके सामने से गुजर जाता था, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करते हुए। आखिर कब तक वो अपने बेटे की इस तरह की बेअदबारी को सहते? शायद उसकी नफरत सहते सहते ही वो थक चुके थे, इसीलिए अब वो उसे रुकने के लिए नहीं कह रहे थे। वो अपना मसला उसके सामने बयान कर रही थी, जबकि वारिक बिल्कुल खामोश था। वो भी तो अपनी सारी कोशिशों में नाकाम हो गया था। अस्सलाम अलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? इतने दिनों के बाद आपने मुझे याद किया। मैं पाकिस्तान में ही हूँ, और आपसे मिलना भी चाहता हूँ। बताएं कहाँ हैं आप, और मेरी आपके साथ मुलाकात कैसे हो सकती है? वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मैं वापस जा रहा हूँ न्यूयॉर्क। तो मुमकिन है कि हमारी अगली मुलाकात ही न्यूयॉर्क में ही हो। वो उसे तफसील से बता रहा था, जबकि बदर खान उसे सुन रहा था। हाँ बेटा, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल तुम वापस जा रहे हो ना? तो जाने से पहले तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाना। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन सेंड करता हूँ। वहाँ तुमसे तफसील से बात होगी। मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बातें बतानी हैं। वो उसे तफसील से बताते हुए फ़ोन बंद कर चुका था।
जबकि वो अपना सारा सामान पैक करते हुए तनावुश का सामान देख रहा था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? कल तक का इंतजार कर लीजिए, मैं आपका ये कमरा छोड़ दूंगा। उन्होंने जैसे ही उसके कमरे में कदम रखा, वो काफी सख्त और नागवार अंदाज में बोला, मैं जानता हूँ ताशफीन, तुम ये घर मेरी वजह से छोड़कर जाना चाहते हो। तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इतनी नफरत करते हो ना अपने बाप से। वो उसकी तरफ देखते हुए काफी दुख से बोल रहे थे, जबकि वो नजरें फेरे उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगा। मैं हूँ ही नफरत के काबिल। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी माँ से शादी नहीं करना चाहता था। मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया, और शादी के बाद जिंदगी तुम्हारे सामने है। मुझे लग रहा था हमारा बच्चा हो जाएगा तो जैन सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। जैन जैसी थी वैसी ही रही। उसने साजिशें करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने मेरा खानदान तबाह कर दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे बारे में बद्र खान क्या बताया है, और मुझे ये भी अंदाजा है कि तुम बदर खान की बातों पर मेरी बातों से कहीं ज्यादा यकीन करते हो। तुम्हारी तरह मायरा भी उसे सच्चा समझती है। खैर, मैं कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में। उसका फैसला मेरा खुदा करेगा। मैं जानता हूँ अभी तुम्हें उसी का फोन आया था, और तुम यहाँ से जाने से पहले उससे मिलने के लिए जाओगे। जरूर जाओ। मैं कभी तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम उसकी बातों पर यकीन ना करो, या वो झूठा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कभी ना कभी मेरी हकीकत तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे वजूद के लिए बहुत तड़पा हूँ मैं। तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूँ मैं। जैन, जब तुम्हें यहाँ से ले गई तो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी कस्टडी हासिल करने की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। और जब ऐसा मुमकिन हो सका, तब तुम मेरे पास नहीं आना चाहते थे। खैर, वो फैसला तुमने खुद किया था। इस मामले में भी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता, सिवाय इसके कि इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, और ये तुम्हारी जायदाद के कागजात हैं, जो 6 माह के बाद मैं तुम्हें देने वाला था। मुझे यकीन था तनावुश तुम्हें अपना बना लेगी, और वो इसमें कामयाब रही है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो। तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो, लेकिन अपने बच्चे को मेरे वजूद से जुदा ना करना। उसे ये जरूर बताना कि पाकिस्तान में उसका एक दादा है जो उससे बहुत मोहब्बत करता है। वो पेपर वहीं पर रखते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे, जबकि उन्हें पीछे से कमरे के दरवाजे की बंद होने की जोरदार आवाज आई, और इससे पहले उसके 2 लफ्ज सुनाई दिए थे, ड्रामेबाज। हाँ, ये हकीकत थी। उनका बेटा उन्हें ड्रामेबाज समझता था। उनके इमोशंस, उनकी मोहब्बत, हर चीज उसके लिए सिर्फ दिखावा थी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। जल्दी वापस आना, मायरा उसके पास खड़ी उससे कह रही थी, जबकि वो दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे। कल रात अम्मा ने तनावुश को अपने पास बुलाकर कहा था कि अब वो उसके सामने किसी तरह की जिद नहीं करेगी। वो अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं। शायद उसने इस घर में रहना ही नहीं है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना, और तुम भी इसका बहुत ख्याल रखना। इसे अकेला समझने की हरगिज जरूरत नहीं है। मैं हमेशा इसके साथ हूँ। वो वारिक को देखते हुए घूर के बोला था, जबकि वारिक उससे हाथ मिलाता तनावुश की तरफ मुतवज्जे हुआ था। मायरा तनावुश के गले लगते हुए उससे मिलने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। ताया अब्बू के गले से लगते हुए वो और भी ज्यादा रोने लगी। आई एम सॉरी ताया अब्बू, मैं आपसे जो हुआ वादा पूरा नहीं कर सकी। उसे बहुत दुख था, जबकि ताए अम्मी उसे खामोश करवाती हिदायत देने लगी थी। अब अगर ये ड्रामेबाजियां खत्म हो गई हो तो हम जाएं। वो कब से उकताए हुए अंदाज में उन लोगों को रोते धोते देख रहा था, जबकि वो उसे गाड़ी में बिठाने तक आए थे। ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर आने वाला था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही ताशफीन ने ड्राइवर को एक लोकेशन दी थी। उसे पहले वहां जाना था। ड्राइवर ने एक जगह आकर गाड़ी रोक दी थी, और मुड़कर उसकी तरफ देखा था। सर, आपने जहां का एड्रेस दिया था, ये वही जगह है। आप कितनी देर तक यहाँ रुकने वाले हैं? प्लीज मुझे बता दें, ड्राइवर ने पूछा था, जबकि वो तनावुश को गाड़ी से उतरने का इशारा कर चुका था।
ज्यादा देर नहीं रुकेंगे हम लोग, बस थोड़ी ही देर में हमें वापस आ जाना है, तुम यहीं पर रुको। वो उसे कहकर तनावुश का हाथ थामते हुए उसे इस घर के अंदर ले जाने लगा था। ये किसका घर है ताशफीन? और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या पाकिस्तान में आपका कोई जानने वाला है? वो यूं ही उसके साथ अंदर आ गई थी। आज सुबह से ही वो बहुत उदास थी। आखिर अपने घर वालों को छोड़कर दूर जाना आसान थोड़ी था, लेकिन ताशफीन की खुशी के लिए वो ऐसा कर रही थी। ये मेरे अंकल का घर है, और मायरा के सगे चाचा का। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वो उसे घर के अंदर लॉन्च की तरफ ले आया था। जब मुलाजिम उनके पास आया, हमें बदर खान से मिलना है, आप प्लीज उन्हें बुलवा दीजिए। उनसे कहिए कि ताशफीन इब्राहिम आया है उनसे मुलाकात के लिए। वो वही सोफे पर बैठते हुए उस मुलाजिम से बोला था, जबकि तनावुश को ये नाम बदर खान कहीं सुना सुना सा लगा था। वो जानती तो नहीं थी बदर खान को, लेकिन उसे इतना अंदाजा था कि उसका नाम उसने अच्छे लफ्जों में नहीं सुन रखा। वो वही बाहर सोफे पर बैठे बदर खान के आने का इंतजार करने लगे थे, जबकि तनावुश उसे देखने के लिए काफी ज्यादा मुतजस्सिस थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा था, जैसे इस नाम के साथ उसका कोई ताल्लुक हो। मुमकिन था कभी वारिक भाई ने या फिर ताया अब्बू ने ये नाम उसके सामने लिया हो। तुम आ गए मेरे बच्चे, मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से कमरे से निकलते हुए उसकी तरफ आए थे, जबकि उन्हें आते देखकर वो उठकर खड़ा हो गया, जबकि बदर ने उसे सीने में भींच दिया था। ये तुम्हारी बीवी है तनावुश? वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोले तो वो मुस्कुरा दी। जी, ये मेरी बीवी है। हम आज वापस न्यूयॉर्क जा रहे थे, सोचा जाने से पहले आपसे मिल लूं, वरना फिर न्यूयॉर्क में तो आपके साथ मेरी मुलाकात काफी मुश्किल हो जाती है। और वैसे भी अब उन लोगों को पता चल चुका है कि मैं आपसे राब्ते में हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें भी छुपने की जरूरत है। वो वापस सोफे पर बैठते हुए उनसे कहने लगा था, जबकि वो कुछ परेशान लग रहे थे। क्या बात है अंकल, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको क्या हुआ है? वो ना जाने क्यों उसे कुछ कमजोर महसूस हुए। ताशफीन, तुम हमेशा से मुझ पर यकीन करते आए हो। जब जब मैंने तुमसे जो जो कहा, तुमने हर बात को कबूल किया। तुमने मेरी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। लेकिन आज जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, शायद इसके बाद तुम कभी मुझ पर भरोसा ना कर सको। वो उसकी तरफ देखते हुए दुख से बोल रहे थे, जबकि वो हैरान था। अंकल, आप ये आज कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं तो आपको ये बताने के लिए आया था कि कल रात बाबा ने मेरी जायदाद के पेपर्स मुझे दे दिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे हिस्से में कौन कौन सी चीज आती है, लेकिन मैं आपको ये दिखाने के लिए आया था। आपने जो कहा था, वो मेरे कहे बिना ही हो गया। बाबा ने अपने आप ही सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अब आप मुझे बस ये बताएं कि इस जायदाद में से ऐसा क्या है जो आपका है, ताकि वो मैं आपके हवाले कर सकूं जो मेरे बाबा ने आपसे हथियाया है। वो फाइल उसके सामने रखते हुए बताने लगा था, वो आज तक उसे यही तो कहता आया था कि तुम्हारे बाप की जायदाद में ज्यादा हिस्सा मेरा है। उसने धोखे से मुझसे हथियाया है, और तुम्हें मेरी जायदाद वापस करनी पड़ेगी। मेरा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे बाप की मेहनत की कमाई है, एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरी। वो अचानक ही फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा। ताशफीन की हैरत की कोई इंतहा ना रही थी। वो क्या कह रहे थे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, आप ठीक तो हैं? वो उठकर उनके पास आ गया था। उनके रोने की वजह उसे समझ नहीं आई थी, जबकि तनावुश हैरत से उन कागजात को देख रही थी। वो अपने बाप की जायदाद इस तरह किसी और के हवाले कर रहा था, वो भी कुछ भी सोचे समझे बिना। सब झूठ है ताशफीन, सब झूठ है। आज तक मैंने तुमसे जो भी कहा, तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में जो जो बताया, सब झूठ है। एक एक लफ्ज झूठ है, कुछ भी सच नहीं। वो तड़प तड़प कर रोते हुए बोला, तुम्हारे बाप जैसा इंसान सदियों में पैदा होता है, उसके जैसा नेक दोस्त नसीब वालों को मिलता है, और मेरा भाई मूसा खान नसीब वाला था। हाँ ताशफीन, मैंने उसके खानदान को बर्बाद कर दिया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
तनावुश, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। वो अचानक ही उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा था, जबकि उसकी अचानक की जाने वाली हरकत पर वो पीछे को होती घबराकर उठ गई थी। अंकल, आप क्या कर रहे हैं? ताशफीन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बदर खान को अचानक हुआ क्या है। मैं कातिल हूँ तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बाप का। मैंने तुम्हें यतीम किया है। मैंने तुम्हारे सर से तुम्हारे माँ बाप का साया छीना है। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मुझे माफ कर दो। कानून ने मुझे 14 साल की जेल सुनाई थी, और 14 साल बाद जब मैं वापस आया तो भी मैं बाज ना आया। मेरी कोशिश बस यही थी कि किसी भी तरह इब्राहिम को नीचा दिखाऊं, किसी भी तरह उसे गलत साबित कर दूं, मैं किसी भी तरह उसे तबाह कर दूं। लेकिन देखो, किस्मत ने मुझे तबाह कर दिया। मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर, और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं बस चंद दिन और जी सकता हूँ, और इसके बाद मेरी जिंदगी खत्म। तुम मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। डॉक्टर ने कहा है मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, लेकिन इस तरह तो मैं अपने गुनाहों का कफ्फारा नहीं कर सकूंगा। मेरी जिंदगी के बाद ये सब कुछ भी खत्म हो जाएगा जिसे कमाने में मैंने सारी जिंदगी लगा दी। मैंने तुम्हारी नज़र में इब्राहिम को गलत साबित किया। मैंने मायरा के सामने लाखों झूठ बोलकर इब्राहिम को उसी के बाप का कातिल साबित कर दिया, हालांकि उसके बाप का कातिल मैं हूँ। मैंने कत्ल करवाया था फहीम का, फहीम की बीवी का, अफराहम का, और अपने भाई मूसा खान का। वो मेरी साजिश थी। सब कुछ मैंने किया था। वो ट्रक मैंने भेजा था उन लोगों को मारने के लिए। तुम्हारा बाप बेकसूर है। वो बेचारा तो सारी जिंदगी सबको खुश करने में ही हलकान हो गया। पहले अपने माँ बाप की खातिर उसने एक चालबाज औरत से शादी कर ली, और उस औरत ने उसे बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी। औलाद का सुख उसने उसे देखने ही नहीं दिया। वो बेकसूर शख्स खुद को सालों अपने बच्चे के सामने बेगुनाह ना साबित कर सका। तुम्हारी माँ झूठ बोलती थी तुमसे कि इब्राहिम तुमसे मिलने नहीं आता। वो आता था। तुम्हारी माँ उसकी भेजी हुई रकम तुम्हें नहीं देती थी। तुम्हारी माँ कभी उसे ये बात पता ही नहीं चलने देती थी कि तुम कौन से हॉस्टल में हो, कहाँ पर हो, किस जगह हो, कि वो तुमसे मिले। मैं समझता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारी माँ को तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के खिलाफ कर दूंगा, और मैंने ऐसा किया भी। तुम अपने माँ बाप से दूर हो गए, लेकिन उन सब में कसूरवार सिर्फ तुम्हारी माँ थी। तुम्हारा बाप बेकसूर है। वो तुम्हें चाहता है, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। रिश्तों में बंधा हुआ वो इंसान कभी खुलकर अपने जज्बात का इजहार भी ना कर सका। वो शख्स तुम्हें अपने सीने से नहीं लगा सका। कभी तुम्हें ये नहीं बता सका कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि तुम्हारे दिल में मैंने उसके लिए नफरत भर दी थी। मुझे माफ मत करना ताशफीन। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने गुनाहों का एहसास भी आज हो रहा है जब खुद मौत मेरी दहलीज पर खड़ी है। वरना शायद मैं तुमसे तुम्हारी जायदाद हथियाने के लिए आज भी साजिशें कर रहा होता। मुझे मायरा से मिलना है। मुझे उसे बताना है कि उसका कोई कसूर नहीं। जिसे वो अपने बाबा का कातिल समझती है वो बेकसूर है। लेकिन वारिक, इब्राहिम मुझे मायरा के आसपास नहीं जाने दे रहा। मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा। मैं कल ऑफिस में गया था, लेकिन मुझे बाहर से ही निकाल दिया गया। वारिक ने कहा कि वो मेरा साया भी अपनी बीवी पर नहीं पड़ने देगा। इसलिए मैं मजबूर होकर लौट कर आ गया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ तनावुश, और मैं तुमसे माफी मांगूंगा भी नहीं। बस मुझे सजा दो। मैंने तुमसे तुम्हारे माँ बाप को छीना है। तनावुश बेटी, मुझे सजा दो। मैं तुम्हारी खुशियों का कातिल हूँ। मैं तुम्हारे बचपन का कातिल हूँ। मैं तुम्हारे वालिदैन का कातिल हूँ। वो उसके पैरों में गिरा मुसलसल माफी मांग रहा था, जबकि तनावुश रोए जा रही थी, और ताशफीन बिल्कुल खामोश था। कुछ था ही नहीं कहने को। वो तो शायद खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल ना रहा था। अपने बाप की मोहब्बत को वो ड्रामेबाजियां कहता था। उसकी तड़प को वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाता था। उसका बाप उसे सीने से लगाना चाहता था। आज सुबह की तो बात थी। उसके कंधे पे हाथ रख के वो कितनी देर खड़ा रहा, और उसने कितनी बेमुरवती से उसका हाथ झटक दिया था।
आप उठ जाए अंकल, मैं आपको क्या कहूँ। आपको आपकी सजा कानून दिलवा चुका है। 14 साल उस अंधेरी कोठरी में रहना आसान थोड़ी है। मेरा इंसाफ तो अल्लाह पाक कर चुका है। बाकी मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियां पैदा करे। मैं आपको अपने माँ बाप का कत्ल माफ करती हूँ। आपके रोने से या आपको कभी माफ ना करने से मेरे माँ बाप कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन अल्लाह पाक माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। हम कोशिश करेंगे कि मायरा की आपके साथ मुलाकात हो सके, ताकि आप उसकी गलत फहमी को दूर कर सकें, क्योंकि मायरा भी बहुत गलत रास्तों पर निकल पड़ी है। उसे भी एहसास नहीं है कि वो बाबा का दिल दुखाने के लिए क्या क्या कर जाती है। और जहाँ तक बात ताशफीन की है, तो वो तो उनके बाबा हैं। उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही उन्हें देखकर समझ जाएंगे। उसने ताशफीन का हाथ थामते हुए यकीन से कहा, जबकि वो जैसे सकते की कैफियत से बाहर निकला था। चलिए ताशफीन, घर वापस चलते हैं। ताया अबू आपका इंतजार कर रहे होंगे। वो उसका हाथ थामे हुए बोली तो वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया था, जबकि बदर खान अब भी हाथ जोड़े खड़ा था। सारी जिंदगी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, और ना ही कभी सुकून नसीब हुआ था, लेकिन आज वो सुकून में था। वो खामोश था। गाड़ी वापस उन्हीं रास्तों पर जा रही थी। शायद सुबह का भूला लौट आया था शाम को। गाड़ी वापस गेट के अंदर दाखिल हुई तो ताशफीन ने उस रास्ते को देखा, जहां सुबह उसका बाप खड़ा था उस कड़कती धूप में, और वो उसे खुद से दूर कर रहा था। लेकिन उसका बाप तो अब भी वही था। बस फर्क ये था कि सुबह वो उस रास्ते पर खड़ा था, और अब तन्हा पौधों के पास बैठा हुआ था। गाड़ी के आने पर उन्होंने पलटकर नहीं देखा था। कोई नई बात थोड़ी थी। मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचाकर गाड़ी तो वापस आ ही जाया करती थी। ताशफीन गाड़ी से निकलकर उनके पास आ रुका था। एक साथ 2-3 दफा गाड़ी का दरवाजा बंद होने पर उन्होंने मुड़कर देखा था, लेकिन सामने सर झुकाए ताशफीन को देखकर वो खुद भी हैरान रह गए थे। मुझे नहीं जाना बाबा, आपके पास रहना है। वो बस इतना कहकर आगे बढ़ा, और उनके सीने से लग गया। इब्राहिम को लगा कि वो ख्वाब देख रहे हैं। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? ये तो हो ही नहीं सकता था। ताशफीन तो चला गया था उन्हें छोड़कर। भला वो कैसे आ सकता था? उसे तो उनके आंसू, उनकी मोहब्बत, उनकी तड़प सब झूठ लगती थी। तो फिर भला कैसे आ गया था वो वापस? बाबा, मैंने आपको बहुत तंग किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मुझे माफ। शशिश, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। मुझे तुझसे कोई गिला नहीं मेरे बच्चे। मुझे पता था मेरी तनाशो तुझे ले आएगी। वो उसे अपने सीने से लगाते खुद को ठंडक पहुंचा रहे थे। वो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थे। मैंने कुछ नहीं किया ताया अब्बू। ये सब बदर अंकल ने किया था। उन्होंने वक्त रहते ताशफीन को सच्चाई बता दी, और मुझसे माफी भी मांगी। बदर अंकल को कैंसर है। डॉक्टर ने इलाज नामुमकिन करार दिया है। वो अपने गुनाहों का कफ्फारा करना चाहते हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया। आप भी कर दें। अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ करने वाला है। वो उनके पास आते हुए बोली तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। बहुत अच्छा किया। बेशक अल्लाह अपने बंदों का खुद इंसाफ करता है। मैं भी ये मामला अल्लाह पर ही छोड़ा था। वो मुस्कुराकर उन्हें लिए अंदर आ गए थे, जबकि ताशफीन भी अपने बाबा के साथ खुशी खुशी अपने घर में आया था। लेकिन इस बार हमेशा के लिए। क्या हुआ? उदास क्यों हो? वो ऑफिस में उसके साथ ही आई थी। जब वारिक ने इशारे से उसे आते ही अंदर अपने केबिन में बुला लिया, वो उसके पीछे ही आ गई थी, जबकि माहम और ताहिर ने उसे अजीब सी नजरों से देखा था। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। यकीनन माहम ताहिर को ये बात तो बता ही चुकी होगी कि वारिक ने उसे कंपनी में 70% की मालिक इंट्रोड्यूस करवाया है। ताशफीन चला गया। सब लोग कितने उदास हैं। और आप भी तो उदास हैं ना उनके जाने पर। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। सुबह वो जब ऑफिस के लिए निकला तो बाबा वहीं बाहर बैठ गए थे। उसे ताशफीन की इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ था। वो कैसा इंसान था जिसे अपने बाप की तकलीफ की रत्ती बराबर परवाह ना थी। अगर उसकी जगह वारिक होता तो कभी अपने बाबा का दिल ना दुखाता। वो इंसान जो बाप ना होते हुए भी उसके सर पर साइबान बन गया था।
वो कैसे उस शख्स का दिल दुखा सकता था। उदास तो हूँ, आखिर बाबा जो उदास हैं और बाबा हैं, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं ऑफिस आ गया। मुझे अपने बाबा की उदासी अच्छी नहीं लगती। वो जैसे उससे शेयर कर रहा था, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही। वो काफी तल्खी से बोली थी, लेकिन मैं तो अपने बाबा के बारे में ही बात कर रहा हूँ ना। चलो, छोड़ो इस टॉपिक को, हम कुछ और बात कर लेते हैं। वो उसका हाथ थामकर एक झटके से उसे अपने करीब खींचता अपनी गोद में बिठाते हुए बोला तो वो हैरानगी से उसकी हरकत पर उसे देखने लगी थी। शायद उसे इस तरह की उम्मीद ना थी। क्या हुआ जानू, क्या आपको उम्मीद नहीं थी मुझसे ऐसी? उसकी गर्दन पर अपनी मूंछें चुभता वो उसकी धड़कनें तेज कर चुका था। जी नहीं, आपसे कभी भी किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती है। ये तो नॉर्मल सी बात है। आप कौन सा कोई शरीफ इंसान है जो मैं आपसे किसी अच्छी बात की उम्मीद रखूं? वो उसकी गोद से उठते हुए कहने लगी। अच्छा, अगर इतने ही अच्छे से जानती हो मुझे, तो मेरे इन लबों का कोई इलाज कर दो। बताया था ना तुम्हें, बीमार है बेचारे। तुम्हारे होठों को छूने की बीमारी लग गई है इन्हें। वो अपने लबों से जाबजा उसके चेहरे को चूमते हुए गुस्ताखियों में मशगूल था। सॉरी, इनका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज हैं। वो फिर से उठने की कोशिश करने लगी। गलत, बिल्कुल गलत। इनका इलाज तुम्हारे होठों का लम्स है। दो किस, सुबह तो, दोपहर को दो, शाम को दो, रात को। बल्कि रात को ज्यादा, क्योंकि रात को बीमारी बढ़ जाती है। वो इलाज बता रहा था, जबकि मायरा मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। जबकि अचानक दरवाजा खुला और कोई 6 से 7 लोग अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही वारिक ने एहतियात से उसे खुद से जरा दूर किया था। बहुत बहुत माजरत वारिक साहब, हमें नहीं पता था आप अंदर इस तरह मशगूल होंगे। आप भी ऐसे शौक रखते हैं, अंदाजा नहीं। लेकिन जवान खून हुस्न को देखकर जोश तो मारता ही है। और फिर हुस्न भी तो बहुत हसीन है ना। वो कुछ लोग कुछ शर्मिंदा लग रहे थे, जबकि कुछ तो तंजिया मुस्कुरा रहे थे। मायरा का तो शर्मिंदगी से बुरा हाल था, जबकि वारिक से उनकी नजरें अपनी बीवी पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वैसे वारिक साहब, आपको देखकर कभी ऐसा लगा नहीं था कि आप इस तरह के शौक रखते होंगे। मेरा मतलब है, आप तो अपने काम को लेकर इतने ज्यादा सीरियस थे कि हद नहीं। और अब आपकी इस तरह की मशगूलियत। वो आगे बढ़ते हुए बोला था, बंद करो अपनी ये बकवास। ये मत सोचना कि तुम यहाँ मेरे साथ डील करने आए हो तो तुम्हारी फजूल बकवास सुनूंगा मैं। और मायरा के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना। तुम जानते क्या हो उसके बारे में जो कुछ भी बक रहे हो? अपनी तरह समझकर रखा हुआ है क्या जो हर तरफ मुंह मारता फिरूं? माइंड योर लैंग्वेज वारिक इब्राहिम। तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। सामने खड़ा 30 साला खुशशक्ल आदमी गुस्से से घुराया था, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? माइंड योर ओन लैंग्वेज दामियार शाह। तुम्हारी इस तरह की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला था, जबकि शोर सुनकर माहम भी वहीं अंदर आ गई थी। अब ऐसे कामों में फिर ऐसी बातें तो सुननी पड़ती है साईं। वैसे सामान तुम्हारा हसीन नहीं, हसीन तरीन है। वो अभी बोल ही रहा था कि वारिक ने आगे बढ़ते हुए उसके गिरेबान को दबोच लिया। बीवी है मेरी दामियार शाह। उसके गुस्से की कोई इंतहा ना रही थी, जबकि सामने खड़े आदमी के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। तो साईं, उसे घर में छुपाकर रखो ना। बीवियों को भरे बाजार में लाया नहीं जाता, नजर लग जाती है। और कुछ लोगों की नजर बड़ी खतरनाक होती है। वैसे किसी की मिल्कियत पर हम निगाह भी नहीं उठाते साईं। भाभी जान को तो छोड़ो, तुम्हारी सेक्रेटरी भी बड़ी प्यारी है। उसने आंख दबाकर एक नजर माहम को देखा था। वारिक का दिल चाहा कि उसके मुंह पर रखकर एक जोरदार तमाचा लगा दे। भाभी जी, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन बीवियों का काम घर संभालना होता है। ये ऑफिस के जंजाल शौहर संभालता अच्छा लगता है। वो उसकी तरफ नजरें उठाए बिना अपने लिए कुर्सी घसीटने लगा था। आप रखिएगा अपनी बीवी को 7 पर्दों में छुपाकर। मायरा ने सुलगकर जवाब दिया था। 7? मैं तो अपनी बीवी को 7,000 पर्दों में छुपाकर रखूंगा। बीवी मिले तो सही। वो दिलकशी से कहा लगाते हुए बोला। मायरा, तुम जाओ यहाँ से, और आप सब बैठिए। उसने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए कहा था।
मिस माहम, आप भी जाए। वो कुर्सी संभालते हुए माहम से भी बोला था। अरे, थोड़ा बहुत ग्लैमर रहने दीजिए। ये चली जाएंगी तो कमरे से रोशनी भी चली जाएगी। वो खालिस लौफराना अंदाज में बोला था, जबकि वारिक तो उसे घूर कर रह गया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था दामियार कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ये फजूल तरह की आदतें छोड़नी पड़ेंगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने सीधे होकर बैठते हुए अपना आप जरा उसके करीब किया। मेरे ख्याल में तुम्हारी इस डील से मुझसे कहीं ज्यादा फायदा तुम्हें होने वाला है। शर्त तो मुझे रखनी चाहिए कि जब मैं मीटिंग में हूं तो हसीन से हसीन तर दोशीज़ाएं मेरे आसपास होनी चाहिए। तुम्हें अपने क्लाइंट्स को खुश करना नहीं आता वारिक। तुम्हें थोड़ा काम सीखने की जरूरत है। वो किसी बड़े बुजुर्ग की तरह बता रहा था, जबकि वारिक उकताए हुए अंदाज में उसे देख रहा था। तुम ये मीटिंग शुरू करना चाहते हो या नहीं दामियार? जल्दी बताओ मुझे, और भी काम है। वो उससे बोला था। हाँ यार, करो मीटिंग शुरू। मेरा भी कोई इरादा नहीं है इस बोरिंग सी जगह पे रहने का। उसने उसे देखते हुए अपनी जेब से छोटी सी बोतल निकाली थी, और इस दफा वारिक का जब्त जवाब दे गया था। तुम यहाँ अंदर बैठकर शराब नहीं पी सकते। ये मीटिंग का वक्त है। वो गुस्से से चिल्लाया था। नहीं, मैं तुम्हारे इस ऑफिस में कर क्या सकता हूँ, बता दो मुझे। या ऐसा करो, अपने रूल्स की ना एक किताब लिखकर मेरी जेब में डाल दो, जो कि जब मैं यहाँ पर आऊं तो मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं। वो गुस्से से शराब की बोतल पीछे फेंकते हुए सीधा होकर बैठा था। अब उसका भी मूड ना था मजीद कोई भी फजूल बात करने का, जबकि उसे सीरियस मूड में देखकर वारिक भी कुछ हद तक सीरियस हुआ था। आप लोग बैठेंगे या यूं ही आप लोगों ने मीटिंग अटेंड करनी है? वो पीछे खड़े आदमियों को देखकर कहने लगा, जबकि उसके गुस्से को देखते हुए वो सब लोग भी बैठ गए थे। माहम कब से उसे घूरे जा रही थी, जबकि वो वहीं बाहर खड़ी फाइल चेक कर रही थी। इरादा वारिक की मीटिंग खत्म होने के बाद अंदर जाने का था। उसका दिल नहीं कर रहा था यहाँ बाहर बैठने का। आप वारिक साहब की बीवी हैं? वो अब भी हैरत की इंतहा पर थी। अचानक ही लबो लहजे में एहतराम उतर आया था। उसके लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आई थी। उसने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। आपको खुशी नहीं हुई जानकर? वो मासूमाना अंदाज में बोली थी, जबकि माहम ने फौरन नफी में सर हिलाया था। जी जी मैडम, खुशी क्यों नहीं होगी, आप तो हमारी मेम हैं। लेकिन आप इस तरह से क्यों, मतलब काम कर रही थी क्या हम वर्कर्स पर नजर रखने के लिए? वो परेशान थी, क्योंकि उसके साथ सबसे ज्यादा मिसबिहेव तो उसी ने ही किया था। अगर तो वो वर्कर्स पर नजर रखने के लिए आई तो माहम की नौकरी खतरे में थी। हाँ, दरअसल कुछ ऐसा ही है। वारिक को अपनी कंपनी में काम करते लोगों से काफी ज्यादा मसला हो रहा था। बस इसीलिए वो जानना चाहते थे कि कौन क्या कर रहा है। उसने मजीद उसे डराते हुए कहा था, मैम प्लीज सर को मेरी शिकायत मत कीजिएगा। मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत मिसबिहेव किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपका ध्यान काम पर नहीं है। लेकिन आई एम रियली सॉरी। प्लीज मैम, मेरी शिकायत मत कीजिएगा। वो बहुत परेशान हो गई थी, जबकि मायरा को उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। हाँ, ठीक है, मैं देखती हूँ कि क्या करना है। वो कंधे उचकाकर उस छोटे से केबिन की तरफ आ गई थी, क्योंकि अब उसका अकेले बैठने का मूड हो रहा था। ताहिर साहब की तो हालत खराब हो रही थी, क्योंकि ये सारी बातें तो वो भी सुन चुके थे कि मायरा वारिक की बीवी है, और इस ऑफिस में एसी लिए आई थी ताकि सारे वर्कर्स पर नजर रख सके। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपसे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ? ताहिर साहब दरवाजा खटखटाते हुए कहने लगे। उसने अपनी हंसी छुपाते हुए उन्हें अंदर आने की इजाजत दी थी। ताहिर साहब, ये जो अंदर आया है दामियार शाह, ये किस खेत की मूली है? मेरा मतलब है उसकी सोच काफी अजीब नहीं है? हर लड़की को अजीब तरह की नजरों से देख रहा है, और मौसूफ के अपने कहने हैं कि बीवी को 7,000 पर्दों में छुपा कर रखेगे। मायरा को तो उसने ज्यादा देर दामियार के सामने रुकने नहीं दिया था, इसीलिए उसने ताहिर से ही पूछा था, अरे मैडम, बहुत पहुंची हुई चीज है। अमीर बाप का अमीर बेटा।
हमारी कंपनी के लिए किसी सॉफ्टवेयर के चक्कर में चक्कर काट रहा है। बहुत बड़ी डील चल रही है और वारिक साहब का क्लास फेलो रह चुका है उनकी यूनिवर्सिटी में। दोनों के तल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। वारिक साहब उसे पसंद करते हैं और न ही वो वारिक साहब को। खैर, इसमें पसंद करने वाला कुछ है भी नहीं, सिर्फ शक्ल ही अच्छी है, वरना करतूत तो तौबा तौबा। गर्लफ्रेंड्स तो ऐसे बदलता है जैसे कोई कपड़े बदल रहा हो। अगर उसकी तरफ से हमारी कंपनी को 50% का फायदा ना हो रहा होता ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वारिक साहब कभी भी उसको मुंह लगाना पसंद करते। ऑफर अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी, लेकिन वारिक साहब ने अपनी शर्त रखी कि कोई लड़की मीटिंग में शामिल नहीं होगी और ना ही वो हमारे ऑफिस की किसी भी लड़की पर गलत निगाह डालेगा। लेकिन फिर भी हरकतें तो आपने देख ही ली होंगी उसकी। वो इस तरह से बोल रहा था जैसे खुद बहुत ही कोई नेक किस्म का इंसान हो। मायरा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उसे वापस भेज दिया था। जबकि मीटिंग खत्म होते ही वो लोग बाहर निकले थे। यकीनन डील फाइनल हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा के रखा था। जो माहम के करीब से गुजरते ही उसने आंखों से हटाकर माहम को सर से पैर तक देखा था, जो जरा सा शर्मा कर एक अदा से सर झुका गई। ये वकर आपकी बहुत अच्छी हैं, इनकी कद्र कीजिए, और अगर आप कद्र नहीं कर सकते तो पार्सल कर दीजिए, हमारी कंपनी में इनकी कद्र की जाएगी, उसने जाते हुए वारिक से कहा था। जबकि उसकी बात पर माहम सिसकटाकर अपने आगे पीछे देखने लगी, क्योंकि वारिक ने उसे काफी सख्त निगाहों से देखा था। वारिक साहब, डील तो कर ली है आपके साथ, लेकिन काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी कंपनी का सारा हुस्न भूल जाऊंगा मैं। और एक और बात साईं, बीवी सच में 7 पर्दों में ही अच्छी लगती है, तो आप 7 पर्दों में ही रखिएगा। वारिक ने बात खत्म करके खुदा हाफिज करते वापसी के लिए कदम उठाए थे और जाते हुए मायरा को अंदर आने का इशारा भी कर चुका था। 7 पर्दों में क्या साईं, हम तो उसे अपने महल के उस कोने में रखेंगे जहां हवा के अलावा किसी की आवाज तक ना पहुंच पाए। वो सब लोग बेइंतहा खुश थे। उसका वापस आ जाना कोई आम बात थोड़ी थी। बाबा ने तो उसे अपने पास बिठाकर रखा था। ना जाने वो उससे कौन कौन सी बातें कर रहे थे। वो बाबा के कमरे में ही था, जबकि तनावुश्ताए अम्मी के पास किचन में चली गई थी। ये देखो, ये सारे गिफ्ट्स मैंने तुम्हारे लिए लिए थे। सब बच्चों के लिए लेता था ना ईद पर, रमजान में, या किसी और मौके पे, तो तुम्हारे लिए भी खरीदता था, लेकिन अफसोस कि तुम तक कभी पहुंचा ना सका, क्योंकि तुम्हारी माँ कहती थी कि सिवाय पैसों के तुम्हें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ये वीडियो गेम देख रहे हो, ये उस साल जब आई थी ना, हर बच्चे की ख्वाहिश थी। मैंने तब तुम्हारे लिए खरीदी थी। अहमद और छोटू ने इतनी मांगी ना मुझसे, लेकिन मैंने कहा कि ये मैं तुम्हारी नियत से लेकर आया हूँ। और ये वाला बेड देखो तुम जब छोटे थे ना, तुम बेड से खेलना बहुत पसंद था। अब का मुझे नहीं पता। और ये, वो अपनी अलमारी खोले उसे पता नहीं क्या क्या दिखाने में मशगूल थे, जबकि वो खामोशी से उन्हें देख रहा था। उनकी सारी हसरत ख्वाहिशें उसके सामने थी। हाँ, उसने कभी बचपन में उनसे इन चीजों की फरमाइश की हो गई, या फिर हर बाप की तरह वो भी अपने बेटे की उन छोटी छोटी जरूरियात का ख्याल रखना चाहते होंगे। उसका दिल चाहा उन सब चीजों को अपने सीने से लगा ले। कितना तड़पा था उसका बाप उसके लिए, और वो उस वहम में रहा कि उसके बाप को उसकी जरूरत ही नहीं। वो अपने ही ध्यान में एक एक चीज को अपने हाथों में लिए देख रहा था। जब दरवाजे से छोटू को झांकते हुए देखा, उसके देखने पर वो 6 साल का पटाखा अंदर आ गया। बाबा, ये गंदे वाले भैया तो इतने बड़े हो गए, अब इन सब चीजों का क्या करेंगे? वो अंदर दाखिल होते हुए सामने पड़े बैट को गंदी नजरों से देखते हुए बोला। उसकी गंदी निगाहों से उसने फौरन बैट उठाकर अपने पीछे छुपा लिया था। संभाल कर रखूंगा, कम अज कम इस गंदे वाले छोटू को तो नहीं दूंगा। वो सारी चीजें उठाते हुए बड़े से शॉप में पैक करने लगा। मैं तो इतना प्यारा हूँ, मैं कहाँ से आपको गंदा लग रहा हूँ? और आप भी काफी प्यारे हो। वो फौरन उसकी टांगों के साथ चिपकते हुए बोला। समझ गया था कि ये सब कुछ उसी का है। ना बेटा, अब मैं गंदा ही ठीक हूँ, और तू भी मेरे लिए गंदा ही है, और वैसे भी इन सारी चीजों से मेरा होने वाला बच्चा खेलेगा। क्यों बाबा,
ठीक कह रहा हूँ ना मैं? उसने मजे से उनकी तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने हंसकर हाँ में सर हिलाया था। वो बेबी तो इतना छोटू सा होगा, वो कैसे इतने बड़े बैट के साथ खेलेगा? छोटू के पास हर सवाल का जवाब था। हाँ तो सब चीजों के साथ वो थोड़ी ना खेलेगा, बैट के साथ मैं खेलूंगा। ताशफीन के अंदर शायद थोड़ा लालच आ गया था। वो अपनी कोई भी चीज अपने छोटे भाइयों को हरगिज नहीं देना चाहता था। ये सब कुछ उसका था, उन्हें उनके हिस्से की चीजें मिल चुकी थी। हाँ तो चलिए ना, खेलते हैं बैट के साथ। कोई अकेला थोड़ी ना खेलता है। वो माथे पे हाथ मारते हुए जैसे उसकी अक्ल पर मातम करते हुए बोला। अरे हाँ, ये बात तो मेरे जहन से बिल्कुल निकल ही गई। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अकेला तो इसके साथ खेल नहीं सकता। तो ऐसा करो, अहमद को कह दो कि बाहर आ जाए। मैं और अहमद खेलेंगे। उसके जवाब पर बाबा कहा लगाकर हंसे थे, जबकि छोटू का मुंह बन गया। मैं अहमद से अच्छा प्लेयर हूँ, उसने बताना जरूरी समझा। हाँ, होगे, लेकिन मैं गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलता ना। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, बहुत अच्छा हूँ। वो यकीन दिलाना चाहता था। मैं कैसे मान जाऊं? वो झुककर उसके सामने होते हुए पूछने लगा। जब छोटू ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर चटाचट उसके मुंह पर बोसे दिए थे। देखा, मैं कितना अच्छा हूँ। मैं सबको प्यार से किसी भी करता हूँ। उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए उसके सीधे होते ही वो ऊपर उसके पास पहुंच चुका था। ताशफीन ने इम्प्रेस होने वाले अंदाज में उसे देखते उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाया और अगले ही लम्हे उसे टांग से पकड़ते हुए अपने कंधे पर डाल दिया। अब छोटू था जो पीछे चिल्लाए जा रहा था, जबकि वो मजे से उससे पूरे घर में घुमाए जा रहा था और बाकी सबके कहा कहे सुनने के लायक थे। मायरा बेबी, ये कौन सी जगह है और हम यहाँ क्यों आए हैं? वो गाड़ी से उतरते हुए एक छोटे से घर की अंदर की तरफ जा रहा था, जहाँ मायरा ने उसे जाने के लिए कहा था। उसने कहा था कि वो कहीं जाने वाले हैं, लेकिन कहाँ, उसे अंदाजा ना था। बस वारिक उसके कहने पर उसके साथ आ गया था। जी सर, अंदर आइए। यही घर है जिसके बारे में बात कर रहा था। इसी घर की कीमत अदा की है आपने, 1,90,00,000। 2 बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है, अटैच बाथरूम है और कागजात घर के बिल्कुल तैयार हैं। मैं अभी देता हूँ, आपको सिर्फ साइन करने हैं। वो आदमी उन्हें पूरा घर दिखा रहा था, जबकि वो मायरा को हैरत भरी नजरों से देख रहा था। आखिर मायरा क्या चाहती थी और उसने क्या सोच के लिया था ये घर, और वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई थी? बस ठीक है वारिक, वो हमारा कमरा, वो हमारे बच्चों का कमरा, छोटा सा घर, छोटी सी फैमिली और हैप्पी लाइफ। वो उसे पूरा घर दिखाते हुए कह रही थी, जबकि वारिक एक ही जगह खड़ा उसे देख रहा था। क्या हुआ वारिक, आप किन सोचों में पड़ गए? आइए ना, घर देखिए। मुझे बड़े बड़े घर नहीं पसंद, ये छोटा सा। क्या सोचकर तुम ये घर खरीद रही हो? और क्यों? किसकी इजाजत से? किसने कहा है तुम्हें अलग घर लेने के लिए? हम जहाँ हैं वहाँ बिल्कुल ठीक हैं। उस आदमी के बाहर जाते ही वारिक ने गुस्से से उससे कहा था, जबकि मायरा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे किचन में चलने के लिए कह रही थी। आपको पता है, किचन भी बहुत अच्छा है वारिक। अब तो मुझे खाना बनाना भी आ गया है। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाया करूंगी। वो उसका हाथ थामे उसे किचन की तरफ ले जाने लगी, जब अचानक ही वारिक ने काफी गुस्से से उसका हाथ झटका। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं चलने वाला। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया मायरा कि मैं अपना घर छोड़ सकता हूँ? वो घर जहाँ मैं बचपन से रहता हूँ, जहाँ मेरे माँ बाप हैं। तुम्हारे जहन में ये बात आए ही कैसे? उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, जबकि मायरा उसके गुस्से को बहुत लाइट ले रही थी। वारिक, हम सुकून से बाद में इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। वो कागजात उसके सामने लाते हुए कहने लगी थी, जबकि इस घर की पेमेंट वो एडवांस कर चुकी थी। उसे किसी भी हाल में अपना अलग घर चाहिए था। उस आदमी के सामने किसी तरह का तमाशा ना बनाते हुए वारिक ने गुस्से से कागजात पर साइन किए थे। मुबारक हो सर, अब से ये घर आपका है। आप जब चाहे यहाँ रहने के लिए आ सकते हैं। वो चाबी उन लोगों को थमाते हुए अलविदाई कलाम कहता वहां से निकल चुका था।
जबकि वो गुस्से से मायरा को देख रहा था। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ वारिक, आपके साथ, मैं, आप और हमारा बेबी। वो उसका हाथ थामे उसे बता रही थी। अंदाज में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। और अहमद, छोटू, अम्मा, हम जाया करेंगे वारिक, सबसे मिलने के लिए। वो भी आया करेंगे, वो यकीन से बता रही थी। अच्छा फिर, वो अपना हाथ उसके हाथ से निकाल चुका था। फिर क्या वारिक, हम सब मिलेंगे जब आप कहेंगे। आप रोज चले जाना उनसे मिलने। और फिर मेहमान की तरह रोज अपने ही घर से वापस इस डब्बे में आ जाना। क्योंकि मेरी बीवी को मेरे बाप के साथ एक घर में रहने से मसला है। राइट। वो बेहद गुस्से से उससे सवाल जवाब करने लगा था। मायरा ने बिना उसकी बात का बुरा मनाए उसके सामने हाँ में सर हिलाया था। क्योंकि हकीकत यही थी कि उसे इब्राहिम मुस्तफ़ा के साथ रहने में मसला था। वो उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती थी। और उसे वारिक के सामने ये बात कबूल करने में किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट ना थी। हाँ, वो उसके बाप से नफरत करती थी। हाँ, वो उस शख्स से बेतहाशा नफरत करती थी। वो मोहब्बतों के लायक था ही कहाँ। एक कातिल से भी भला कोई मोहब्बत करता है। एक धोखेबाज शख्स जिसने जिंदगी में दिखावे के अलावा कभी कुछ किया ही ना हो, वो भला मोहब्बत के काबिल कैसे हो सकता है। उससे तो सिर्फ नफरत ही की जा सकती है। और मायरा नफरत कर रही थी। वो उसकी नजरों में एक कातिल था। वो क्यों उसके साथ एक छत के नीचे रहती। उसे वारिक से मतलब था, अपने शौहर से, अपने बच्चे से मतलब था। उसे नहीं रहना था किसी दूसरे तीसरे के साथ। हाँ, वो मतलबी हो रही थी। उसे अपनी फैमिली चाहिए थी। उसे सिर्फ अपना शौहर चाहिए था। ना वो कोई बदला लेना चाहती थी, ना उसे अपने बाप की जायदाद चाहिए थी। उसकी सोचें, उसकी खुशियां महदूद हो चुकी थी। जब से उसके अंदर एक नया एहसास पलना शुरू हुआ था, वो सिवाय अपने बच्चे के और कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर और अपने बच्चे का साथ चाहती थी। उसे दुनिया से कोई मतलब ना था। लेकिन वो उसका क्या करती। उसकी सोच, उसकी खुशियां तो महदूद नहीं थी ना। वो तो अपनी फैमिली, अपने बाप के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में उसने अपने सर को दोनों हाथों से दबाया। और फिर उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया। मायरा, चुपचाप खामोशी से मेरे साथ घर चलो। मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। और बस, एक लफ्ज और नहीं। वो कुछ कहना ही चाहती थी। जब उसने उंगली उठाकर उसे वॉर्न कर दिया, मायरा के लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए थे। वो पता नहीं गुस्से में क्या कर देना चाहता था। बस उसकी आंखों की सुर्खी देखकर मायरा ने उस वक्त उस टॉपिक को बंद करना बेहतर समझा। और उसके साथ खींचती हुई बाहर आ गई थी। दरवाजा बंद करने की उसे याद ही ना रही। जबकि वारिक ने जाते जाते चाबी उस आदमी की तरफ उछाली थी, जिसने फौरन ही चाबी उठाकर दरवाजे को लॉक कर दिया था। गाड़ी में उन दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई थी। वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाता घर की तरफ जा रहा था। मायरा ने भी रास्ते में उसे मुखातिब नहीं किया था। उसका गुस्सा साफ जाहिर था। उसके हाथों की रगें तक गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर साफ नजर आ रही थी। यानी कि वो अपना गुस्सा जब्त करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। जबकि मायरा के हिसाब से उसने जो किया था, बिल्कुल ठीक किया था। उसने एक जायज मुतालबा किया था। वो अपने शौहर के साथ एक अलग घर में रहना चाहती थी। और उसके हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उसके ससुराल वाले साहिब ए हैसियत थे। वो अपना बुरा भला खुद देख सकते थे। उन्हें एक जवान बेटे की कमाई की जरूरत हरगिज ना थी। और इस हिसाब से वारिक पर भी फर्ज ना था कि वो अपने माँ बाप के साथ रहता या उनके बुढ़ापे का सहारा बनता। और वैसे भी वारिक कौन सा इब्राहिम की सगी औलाद था। वो तो उसके भाई की औलाद था। उसने सिर्फ उसे पाला था। और वैसे भी वो अगर अपनी सगी औलाद की परवाह ना कर सके थे तो फिर उसकी परवाह क्या ही करते। वो वारिक पर साबित ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बाप सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करता है उससे। जो शख्स अपने सगे बेटे का ना हो सका, वो भला उसका कैसे हो सकता था। लेकिन ये बात वारिक को समझ ही नहीं आती थी। उसके पास बहुत सारे दलाइल थे उसे देने के लिए। वो तो बस किसी भी तरह उसे कायल कर लेना चाहती थी। लेकिन उसका गुस्सा फिलहाल उसे एक लफ्ज भी बोलने नहीं दे रहा था। घर की हुदूद में गाड़ी अंदर करते हुए उसने बाहर की जानिब देखा था।
ताशफीन। वो गाड़ी से उतरी तो सामने बाबा, छोटू, अहमद और ताशफीन को क्रिकेट खेलते हुए देखा। बाबा के साथ ताशफीन का इस तरह का शरारती अंदाज उसे हैरान कर गया था। वारिक भी गाड़ी साइड लगाता उसे देख चुका था। क्या हुआ? न्यूयॉर्क वालों ने रखने से मना कर दिया क्या? वारिक का सुबह से मूड खराब था, लेकिन अब ताशफीन को देखकर ठीक हो गया था और गार्डन की साइड पर आते हुए काफी बुलंद आवाज में बोला तो ताशफीन भी खुलकर हंसा था। पाकिस्तान ने रोक लिया। वैसे भी अपने मुल्क से जुदाई अच्छी नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा था, जबकि वारिक हैरानगी से उसे देख रहा था। उसके देखने की परवाह किए बिना ही वो आगे बढ़ते हुए उसके सीने से लग गया था। थैंक यू सो मच भाई, तुमने मेरे बाबा का बहुत ख्याल रखा और अब हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। वो काफी खुश लग रहा था। वारिक ने मुस्कुराकर उसके गिर्द अपना हिसार बनाया और उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में इंशाअल्लाह कहा, अम्मा खाना बनाया नहीं बनाया? बहुत भूख लगी हुई है। वो वारिक को ले अंदर की तरफ बढ़ गया था। हैरत की बात तो ये थी कि वो अम्मा को अम्मा कह रहा था, ताए अम्मी नहीं। और वैसे भी इब्राहिम अगर वारिक का बाप था तो वारिक की माँ भी तो उसकी माँ थी। मुंह क्या देख रही हो मुझे? वापस देखकर खुशी नहीं हुई तो मैं वापस चला जाता हूँ। मायरा को खामोशी से पीछे आते देखकर उसने शरारत से पूछा तो वो मुस्कुराकर नफी में सर हिला गई। उसे तंग करती हो या नहीं? वो शरारत से पूछने लगा। तंग नहीं करती, बस कभी कभी दिल दुखा देती है। वारिक ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा था। अंदाज उसे बहुत कुछ जतला गया था। एक लम्हे के लिए मायरा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। खाना बिल्कुल खामोशी से खाया गया। बहुत खूबसूरत माहौल था। पूरी फैमिली एक साथ ही सब हंसी मजाक कर रही थी। वारिक भी सबके साथ बातों में मशगूल था, लेकिन इस दौरान वो मायरा को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। खाने के दौरान मायरा ने उसे सालन का ढोंगा पकड़ाया था, लेकिन वो इग्नोर कर गया। यहाँ तक कि उसके हाथ से उसने खाना भी नहीं थामा था, बल्कि तनावुश को कहकर उसने कुछ और उठवा लिया था। आज का सारा खाना ताशफीन की फरमाइश पर उसकी पसंद के मुताबिक बनाया गया था। अम्मा तो सदके वारी जा रही थी उस पर। उन्होंने बहुत खुशी से उसके लिए नए नए खाने बनाए थे, जिसमें तनावुश ने भी उनका खूब साथ दिया था। सब कुछ ठीक हुआ कैसे था, वो तो खैर वारिक को पता चल ही गया होगा, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले तकरीबन 1.5 घंटे तक बाबा और ताशफीन के साथ उनके स्टडी रूम में रहा था। यकीनन उन लोगों ने वारिक को पूरी बात बता दी होगी। खैर, उसे मतलब ना था। अगर उसने इब्राहिम से ही कोई तल्लुक नहीं रखना था तो फिर फर्क नहीं पड़ता था कि उसका तल्लुक किसके साथ था। हाँ, लेकिन ताशफीन से उसे ऐसी उम्मीद ना थी। ताशफीन तो सब कुछ जानता था, और सब कुछ जानने के बाद भी वो इब्राहिम के साथ इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर, ताशफीन से इस बारे में वो बाद में तफसील से भी बात कर सकती थी। और वैसे भी वो ताशफीन का बाप था, और ये रिश्ता कभी बदल नहीं सकता था। मुमकिन था कि उसके दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बत जागाई हो। और फिर तनावुश तो अपने ताया अब्बू से बहुत प्यार करती थी, और वैसे भी वो भी तो यही चाहती थी कि ताशफीन कहीं ना जाए, बल्कि उन लोगों के साथ रहे। उसे ताशफीन के वापस आने पर बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। वो कमरे में आई तो उसे बेड पर लैपटॉप लिए किसी काम में मशगूल देखा। वो बिना उसे मुखातिब किए वॉशरूम में चली गई थी। अपना नाइट ड्रेस पहनकर थोड़ी देर शीशे के सामने रुककर उसने अपना जायजा लिया था, और फिर बेड पर वारिक के पास आकर बैठी थी। लेकिन शायद वारिक उसके पास बैठना ही नहीं चाहता था। आप नाराज हैं मुझसे? उसके बेड पर बैठते ही वो उठकर सोफे पर चला गया तो मायरा ने पूछा। नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा मायरा? क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे नाराज होना चाहे? वो उल्टा उससे पूछ रहा था, जैसे उसे एहसास दिला रहा हो कि उसने गलत किया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हों। वो पूरे यकीन से बोली थी, जबकि वो तल्ख सा मुस्कुराकर अपने काम में मशगूल हो गया। वारिक, इसमें ऐसा भी क्या गलत है? हर इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने का हक रखता है, और वैसे भी हमारा तो मजहब भी अलग रहने की इजाजत देता है। अगर किसी शख्स के वालिदैन साहिब हैसियत हों, वो अपना ख्याल रख सकते हों, उन्हें किसी सहारे की जरूरत ना हो,
तो वो अलग अख्तियार कर सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। बस करो मायरा, इन सब चीजों में मजहब को लाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर की ख्वाहिश है कि तुम्हें अलग घर में रहना है, बल्कि ये ख्वाहिश नहीं, सिर्फ तुम्हारी फजूल की जिद है। किस बिना पर तुम अलग घर लेना चाहती हो? किस वजह से तुम अलग घर लेना चाहती हो? किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ पर? इतना बड़ा घर है हमारा। कौन सी चीज चाहिए तुम्हें यहाँ जो तुम्हारी मर्जी के महसूस नहीं हो रही? यहाँ तक कि हमारे वालिदैन हमारी जिंदगी में इंटरफेयर तक नहीं करते। मेरी माँ रिवायती सासों जैसी नहीं है। बाबा हमारे मामलात में पड़ते ही नहीं। मेरे भाई छोटे बच्चे हैं। ताशफीन अपनी जिंदगी में मगन है। किस बिना पर मैं तुम्हें अलग घर में रखूं? क्या वजह पेश करूं? बस मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। वो उसे देखते हुए कहने लगा था। अंदाज समझाने वाला था, लेकिन यहाँ समझना कोई चाहता हो तब ना। आपके लिए शायद ये वजह कोई अहमियत नहीं रखती होगी, लेकिन मेरे लिए ये वजह बहुत बड़ी है कि वो शख्स मेरे बाप का कातिल है, और उसके साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती। आपके लिए मेरे जज्बात कोई अहमियत नहीं रखते वारिक। क्या आपकी नज़र में मेरी सोच की, मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि उस शख्स ने बर्बाद कर दिया है मेरे खानदान को। हर चीज भुलाकर आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। हर चीज भुलाकर आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, सिर्फ अपनी जिंदगी पर फोकस कर रही हूँ। लेकिन वो शख्स हमेशा मेरे सामने रहेगा, मेरी आंखों के सामने हर वक्त मेरे बाप का कातिल होगा। तो बताए, मैं आपके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करूं? मेरे बाबा कातिल नहीं है मायरा। तुम कब समझोगी इस बात को? मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। जल्द हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी, जिस तरह ताशफीन के सामने आ गई है। जल्द तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। तब सिवाय पछतावे के तुम्हारे पास और कुछ नहीं रहेगा मायरा। अब भी वक्त है, अपने अल्फाज वापस ले लो। क्यों मेरे बाबा को तकलीफ दे रही हो? तुम्हें पता है, ये अलग घर वाली बात हमसे पहले बाबा को पता चली है। जरा सोचो, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। उन्होंने मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद वो तुम्हारी सोच को समझते हैं। लेकिन फिर भी माहिरा, मेरे बाबा को इतना गलत मत समझो। वो समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये सारी बातें नहीं पता वारिक। बस मुझे इस सवाल का जवाब दें। क्या आप मेरे साथ अलग घर में रहने के लिए तैयार हैं? वो उसकी तरफ देखते हुए सवाल करने लगी थी, जबकि वारिक बिना कुछ बोले गुस्से से कमरे से ही निकल गया था। ये कोई तरीका नहीं है वारिक। इस तरह आप मुझसे और मेरी बातों से जान नहीं छुड़ा सकते। आपको मेरे इस फैसले में मेरा साथ देना होगा। अगर मैं आपकी खातिर हर चीज भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ तो आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं उस शख्स के साथ इस घर में किसी कीमत पर नहीं रहूंगी, और आपको मेरे साथ आना होगा, किसी भी कीमत पर। मैं अपनी आने वाली जिंदगी पर उस शख्स का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। उस शख्स का नामो निशान नहीं होगा मेरी जिंदगी में। मैंने हर चीज को इग्नोर किया है, सिर्फ आपकी और अपने बच्चे की खातिर। अब आपको भी मेरी और अपने बच्चे की खातिर उस शख्स को छोड़ना होगा। अगर आप इस तरह नहीं माने तो मुझे और भी बहुत सारे रास्ते पता हैं। मैं आपको किसी भी कीमत पर उस शख्स से दूर करके रहूंगी। मैं आपको उस इंसान के मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। ताशफीन, आप सो गए हैं क्या? वो कमरे में आई तो उसे बेड पर आंखें मूंदे लेटे हुए पाया। उसके कोई जवाब न देने पर वो उसके पास आती, उसके कंधे पे हाथ रख चुकी थी, लेकिन वो हनोज आंखें बंद करके यूं ही लेटा हुआ था। ये कैसे हो सकता है ताशफीन? इतना जल्दी कैसे सो गए? मैं तो उन्हें अपना तिल दिखाने वाली थी। चलो, कोई बात नहीं। ये तो अब सो गए हैं। अब क्या हो सकता है? वो ड्रामाई अंदाज में उसके करीब से उठने ही लगी थी कि अचानक उसने उसका हाथ थामकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तिल देखने के लिए मैं जाग जाऊंगा जानूम। वो उसे पूरी तरह अपनी बाहों में कैद करते हुए अपने साथ बराबर में लिटाते हुए उसके ऊपर आ चुका था। लेकिन अब मुझे आपको अपना तिल नहीं दिखाना। आप सो रहे थे ना? दोबारा से सो जाए। वैसे भी आपको तो पता है, मैं किसी की नींद खराब नहीं करती। वो नखरे दिखाते हुए वापस उठने की कोशिश करने लगी।
लेकिन ताशफीन की बाहों से बचकर जाना इतना आसान थोड़ी था। अब तो तुमने मेरी नींद हराम कर दी है ना, तो अब दिखा दो अपना तिल। वो उसके कंधे से शर्ट सरकाने ही लगा था, जब उसने अपना हाथ रखकर उसे घूरा। कहा ना अब मूड नहीं है। वो उसके कंधे पे हाथ रखते उसे दूर करना चाहती थी, लेकिन ताशफीन ने दोनों हाथ थामकर बेड के साथ पिन कर दिए। अब तो मैं देखकर ही रहूंगा, वो जिद्दी अंदाज में बोला। लेकिन अब मुझे नहीं दिखाना। चले, हटे, जाने दे मुझे। वो उसे पीछे करते हुए बोली थी। जब ताशफीन ने नफी में सर हिलाया, अंदाज इतना मासूमियत से भरा था कि तनावुश को हंसी आ गई। इतने प्यारे क्यों हैं आप? अपने हाथ उसके हाथों से आजाद करते हुए वो उसका चेहरा नरमी से अपने हाथों में थाम चुकी थी, जबकि ताशफीन ने अचानक करवट लेकर उसे अपने ऊपर कर लिया था। तुम्हारा हूं ना इसलिए, बड़ा बेसाख्ता सा जवाब आया था। मैं भी सिर्फ आपकी हूँ। वो मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर अपने लब रख चुकी थी। ये तो पता है मुझे। वो उसके होठों पर अपने लब रखते हुए उसकी गर्दन को छूने लगा था। तो फिर क्या नहीं पता आपको? वही बता देती हूँ। उसके लबों के लम्स से पीछा छुड़ाने के लिए वो उसके सीने में पनाह चाहती थी। तुम्हारे दिल का नहीं पता। तुमने कहा था बहुत हैं। आज दिखा ही दो कि कितने हैं। वो शरारत से आंख दबाता जुमानी अंदाज में बोला। सो जाए ताशफीन इब्राहिम। सुबह अपने बाबा से ऑफिस चलने का वादा किया है। वो याद दिला रही थी। सुबह की सुबह देखी जाएगी। हम उस वक्त की बात करते हैं। कहाँ थे हम? तुम्हारे तिलों पर। तो आज सारे तिल देख लिए जाएं। वो उसके हाथों को फिर से कैद करते हुए उसकी पीठ पीछे हाथ ले जाते हुए उसकी डोरों को आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा था। उसकी उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करते हुए वो अपनी आंखें मूंद गई थी। ताशफीन, लाइट ऑफ कर दें। अपने कंधे से शर्ट सर की महसूस करके उसने फरमाइश की थी। तो मैं सारे तिल गिनूंगा कैसे? उसके कान पर अपने लब रखते हुए वो उसके कान की लौह को अपने लबों में नरमी से दबा गया था। तुम्हें अंधेरा चाहिए तो आंखें बंद कर लो ना। वैसे भी तो बंद ही हैं। वो उसके दिल पर अपने लब रखते हुए शिद्दत से भरपूर लहजे में बोला। ताशफीन प्लीज। उसके लबों की पहली ही शिद्दत पर वो घबरा कर बोली तो ताशफीन ने मुस्कुराकर लाइट ऑफ कर दी थी। और ये सच था कि ताशफीन कुर्बत के लिम्हात में उसकी कोई एक बात बड़ी मुश्किल से मान जाता था। बाकी तो तनावुश को सुननी पड़ती थी, बल्कि सहनी भी पड़ती थी, और बर्दाश्त भी करनी पड़ती थी। और अब उसने सारी रात उसकी बेबा को बेलगाम शिद्दतें बर्दाश्त करनी थी।